नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिन भर क्या रही आज की बड़ी खबरें, क्या है उन खबरों के मायने, इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा और समझाएंगे आखिर प्रधानमंत्री के दौरे में क्या रहा आज खास। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों से करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस पर है अर्बन नक्सल का कंट्रोल। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स करती है कांग्रेस। संसद के नारी शक्ति वंदन पर भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन, जताया आभार। प्रधानमंत्री ने कहा बिल फाड़ने वाले नारी शक्ति के आगे झुकने पर हुए मजबूर। बेहद खट्टे मन से घमंडिया गठबंधन ने किया समर्थन। राजस्थान यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अर्पित की श्रद्धांजलि। भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली में गहलोत सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा किसानों से किया गया वादा नहीं किया पूरा। जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली में प्रतिमा का किया अनावरण। प्रधानमंत्री ने कहा यह प्रतिमा अंत्योदय के संकल्प को दिलाएगी याद, बनेगी ऊर्जा का स्रोत। भारतीय वायुसेना की ताकत में जोड़ा नया आयाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले C-295 परिवहन विमान को वायुसेना के बेड़े में किया शामिल। रसद और अन्य क्षमताओं में होगा इजाफा। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का भी शुभारंभ। ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। हाइड्रोजन को बताया भविष्य का ईंधन, कहा स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में होगा मददगार। भाजपा ने पटना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पर नीतीश सरकार पर बोला हमला। राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कर्ज न चुकाने पर दबंगों पर दलित महिला को निर्वस्त्र कर पीटने का आरोप। उन्नीसवें एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत की स्वर्णिम सफलता। शूटिंग और महिला क्रिकेट में भारत को मिले स्वर्ण पदक। इन 2 स्वर्ण पदकों के साथ भारत की झोली में आए अब तक कुल 11 पदक। आप देख रहे थे अभी की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन ने अनिच्छा से संसद में महिला विधेयक का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को आज संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब नक्सली विचारधारा के सामने समर्पण कर चुकी है। भोपाल जमहूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया गया। विशेष उत्साह भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। जमकर फूल बरसाए। संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की यात्रा पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन में शामिल दलों ने बीते 30 साल से विधेयक को अटका कर रखा था। ये उनकी नीयत की खोट बताता है, लेकिन भाजपा और मोदी सरकार काम को पूरा करने की गारंटी है। नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए, और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई हैं, तो अब क्या शुरू किया?
ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। कुनीति, कुशासन और करप्शन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर खूब राजनीतिक वार किए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद मध्य प्रदेश में अपने लंबे शासनकाल के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। खस्ताहाल सड़कें थी, कानून बदहाल था और गांव शहर अंधेरे में डूबे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद, घोटालों और तुष्टीकरण तक ही सिमट कर रह गई है। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। कांग्रेस भारत में भ्रष्ट व्यवस्था को पोषित करने में ही जुटी रही। कांग्रेस की राजनीति अभाव में फलती फूलती है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि गरीब को हमेशा हाथ फैलाना पड़े। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने उसे पुराने ढर्रे पर चलने वाली पार्टी और जंग लगा लोहा बताया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि वो देश हित और बढ़ते सामर्थ्य की भी आलोचना करती है। नकारात्मकता कांग्रेस का स्वभाव बन चुका है और अर्बन नक्सली उसकी नीतियों से लेकर नारे तक को भी तय कर रहे हैं। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर चौतरफा हमले किए। उन्होंने परोक्ष रूप से राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया। देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया और आज भी यही कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार को बर्बादी लाने वाला करार दिया। उन्होंने महिलाओं को विशेष तौर पर आगाह किया कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की तुष्टीकरण से बचने की जरूरत है। वोट के खातिर विपक्षी दल महिलाओं में भी फूट डालने की कोशिश करेंगे। वहीं युवाओं से उन्होंने अपील की कि वे विकसित मध्य प्रदेश और देश के लिए वोट करें। भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में पुराने समय में कांग्रेस की सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि वो दौर था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन अब मध्य प्रदेश एक खुशहाल राज्य है और जनता को इसे बनाए रखना है। साथ ही उन्होंने लोगों से आगामी चुनाव में सहयोग करने की अपील भी की। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के लोगों से कांग्रेस सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने का एक तरीके से बिगल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण साल बर्बाद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के कोने कोने में आयोजित परिवर्तन यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिला, जो बताता है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के जयपुर में सार्वजनिक रैली स्थल पर इकट्ठा लोगों ने अभिवादन किया।
पीएम जयपुर में परिवर्तन यात्रा के समापन अवसर पर शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने साफ संकेत दिया कि राजस्थान का मौसम और मिजाज दोनों बदल चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहाँ की सरकार ने युवाओं को अवसर नहीं बल्कि धोखा दिया है। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाते हुए भरोसा दिलाया कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जहां कदम कदम पर करप्शन हो, जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है। ये साधारण अपराध नहीं है, ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। पीएम ने मौजूदा समय को भारत का समय बताया और कहा कि राजस्थान में ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो अवसरों को गवा दे। ये भारत के लिए अवसरों का समय है, ये राजस्थान के लिए भी अवसरों का समय है। अगर भारत की साख दुनिया में बढ़ रही है तो इसका लाभ राजस्थान को भी मिलता है। राजस्थान में ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो इन अवसरों को गंवा दे। आने वाले कुछ सालों में ही भारत दुनिया में टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा, टॉप 3 अर्थव्यवस्था में होगा, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन इसके लिए राजस्थान को भी देश के अग्रणी राज्यों में लाना होगा। ये तभी होगा जब जयपुर में भी कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने चलाई है वे 0 नंबर पाने की हकदार है। इसके पहले पीएम मोदी ने एकात्मवाद के प्रणेता और भाजपा के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने जयपुर में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित उन्हें नमन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, दोनों ही राज्यों में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में आज की प्रधानमंत्री की दोनों ही राज्यों में रैली बहुत एक बड़ा संदेश देती है, संकेत देती है और राजनीतिक तौर पर भी प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को अपने आप में एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुखर नजर आए प्रधानमंत्री कांग्रेस को लेकर, खासतौर से उसकी नीतियों को लेकर, चाहे पहले सरकार चलाने को लेकर हो या फिर अब आज की तारीख में हो रहा विरोध प्रदर्शन को लेकर हो। इस विषय पे हम करेंगे बात। तो हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, समीर चौगांवकर जी हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, उनका हम स्वागत करते हैं। समीर जी, पहला सवाल यही, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश से आज अगर प्रधानमंत्री की बात की शुरुआत की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर से कांग्रेस को कहा कि साहब नक्सलियों का जो सोच है उसके प्रति समर्पण दिखाई पड़ता है और कहीं ना कहीं उनको आउटसोर्स कर लिया है अपने तमाम कामों को लेकर। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस आज कहां से कहां पहुंच गई। ये बहुत सीधा और तीखा हमला है प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए दोनों जगह, मध्य प्रदेश के अंदर भी जब आप प्रधानमंत्री सुबह गए थे उन्होंने बहुत तीखा हमला कांग्रेस के ऊपर बोला और राजस्थान में भी उन्होंने गहलोत सरकार के ऊपर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि अर्बन नक्सल लोग
माइंडसेट के लोग हैं वो कांग्रेस को चला रहे हैं, और कांग्रेस के बारे में बहुत स्पष्ट कहा कि पहले कांग्रेस बर्बाद हुई, बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस के चलाने का दूसरों को ठेका दे दिया कांग्रेस ने। मतलब कांग्रेस पूरा आत्मविश्वास खो चुकी है, जैसा दूसरा लोग कर रहे हैं वैसे कांग्रेस चल रही है। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, मैं कह रहा हूँ लोकसभा में अमित शाह जी ने भी इसी बात का जिक्र किया था, जब राहुल गांधी ने यह कहा था कि देश की सरकार कुछ सचिव चला रहे, तो अमित शाह ने कहा था कि आपको कोई एनजीओ के लोग कुछ लिख के पर्ची देते हैं, आप पढ़ लेते हो, देश की सरकार कैबिनेट चलाती है, चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर अब सोनिया गांधी के सलाहकार अलग है, राहुल गांधी के सलाहकार अलग है, प्रियंका गांधी के सलाहकार अलग है, और ये वही सलाहकार है जो कम्युनिस्ट माइंडसेट के, जो किसी भी तरह से देश की प्रगति को बढ़ाना नहीं देना चाहते। अंबानी पर लगातार अटैक करने वाले वही लोग हैं जो राहुल गांधी को बताते हैं कि आप अंबानी पर अटैक करो और किसी उद्योगपति को पनकने मत दो। जो वही है जो कहते हैं कि नया संसद भवन बना है, जयराम रमेश उन्हीं की भाषा बोलते हैं, ये नया संसद जो भवन बना है इसमें घुटन महसूस होती है, इसमें हम नहीं बैठेंगे। कोई भी ऐसी बात है जो देश को गौरवान्वित करती है, देश के विकास में सहभागी होती है, दुनिया में देश का नाम रोशन करती है, उससे कांग्रेस को पीड़ा होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा, और मुझे लग रहा है आज दोनों जगह, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी 5 जगह से जन समर्थन यात्रा निकली थी, राजस्थान में भी 4 जगह से यात्रा निकली थी, उसका दीनदयाल उपाध्याय जयंती के दिन समापन का प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों जगह भाषण दिया। तो दोनों जगह के भाषण से बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर और अशोक गहलोत की सरकार के भ्रष्टाचार पेपर लीक पे अटैक करा और बताया कि सरकार तो 0 नंबर लेने लायक है। तो प्रधानमंत्री ने आज बहुत साफ कर दिया है कांग्रेस को लेकर कि यह आत्मविश्वास खो चुकी है, और प्रधानमंत्री मोदी जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। समीर जी, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकार किस तरीके से चलती रही है बीते तमाम दशकों में, चाहे केंद्र की हो या राज्यों की हो। गरीबी हटाओ की बात करती थी, लेकिन किस प्रकार से गरीबी लगातार एक समस्या बन के रही है अभी तक। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे बीते 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे, उनका जीवन सुधरा है। ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि विकास का जो एक नया मॉडल एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार लेकर आई है, वो देश को किस तरह से तेज गति से आगे ले जा रहा है। तो अपना विकास का मॉडल भी रखते हुए और कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष भी करते हुए सीधे। बिल्कुल, आप देखिए महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, जो कानून बनने जा रहा है आधे राज्यों से पास होने के बाद, प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा कि 2 दशकों तक आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की थी, आपने क्यों महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया, किसी भी योजना को गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचने दिया। आज भी प्रधानमंत्री बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जो योजना मैं केंद्र से भेजता हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार और राजस्थान की सरकार उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं करती है, वो केंद्र की योजनाओं को रोक देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि डबल इंजन की सरकार से जब डबल गति से काम होता है तो देश विकास की धारा में बहता है। और ये जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जिस सोच से देश को आगे ले जा रहे हैं, उसी सोच की सरकार अगर राज्य में होगी तो उस राज्य का भी विकास होगा। पश्चिम बंगाल क्यों पिछड़ा हुआ रहा, छत्तीसगढ़ क्यों पिछड़ा रहा 5 साल के अंदर, राजस्थान 5 साल क्यों पिछड़ा रहा, ये इसीलिए कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार केंद्रीय योजना राज्यों को भेजते रहे और राज्यों ने उन योजनाओं को लागू करने के अंदर कोई भी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आप अगर पेपर लीक से छुटकारा पाना चाहते हो, प्रदेश के भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना चाहते हो, रोजगार चाहते हो, प्रदेश को विकास में लाना चाहते हो, तो आपको अशोक गहलोत की सरकार से पीछा छुड़ाना होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनाने होगी। और मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि ऐसे आज जो युवा जो वोट करने जाएंगे, उन्होंने कांग्रेस की सरकार देखी नहीं होगी मध्य प्रदेश के अंदर कि कैसे बट्टाधार की सरकार रही होगी, तो उन्हें ये बात की जानकारी लेना चाहिए कि कांग्रेस के शासन में कितना भ्रष्टाचार था, कितना करप्शन था। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की कमान अपने हाथों में ले लिए और लगातार चुनाव प्रचार अभियान आप करेंगे। आप देखिए राजस्थान में 7वीं बार आ गए वो 6 महीने के अंदर। ये बताता है कि इतना व्यस्त प्रधानमंत्री संगठन के लिए भी और सरकार की अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता से सीधा संवाद करने के लिए लगातार दौरे करते हैं, जनता के बीच रहते हैं और लगातार काम करते हैं। और मुझे लग रहा है इसी का परिणाम आने वाले चुनाव में नजर आने वाला है। समीर जी, महत्वपूर्ण यह भी है, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी महिला आरक्षण के मसले का जो बिल लेकर सरकार आई है उसका जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर से कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरा कि अब ये विरोध कर रहे हैं कि साहब ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, लेकिन अपने समय में उन्होंने इसको लेकर नहीं आए। तमाम प्रकार के इस महिला बंधन बिल को लेकर जो विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से अब सवाल उठ रहे हैं, भले ही समर्थन किया, लेकिन इफ और बट के साथ साथ जो समर्थन किया उसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया सामने, सीधे तौर पे एक आरोप कि साहब आपने खुद तो किया नहीं, अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तब आप इस प्रकार के हर्डल क्रिएट करना या समाज में एक गलत संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल, आप राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता देखिए। जब नारी शक्ति अधिनियम पास हो चुका था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जब पास हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, आज राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी कांग्रेस कह रहे हैं कि ओबीसी को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस ने जब 2010 के अंदर राज्यसभा में बिल पास किया था, क्या उसके अंदर ओबीसी था? मुझे ऐसा लगता है कि जिस बिल कांग्रेस के बिल में नहीं था, और ओबीसी को कैसे आरक्षण दिया जा सकता है। ओबीसी की वास्तविक स्थिति जानने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। रोहिणी आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप चुका है। प्रधानमंत्री मोदी उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया। अरे भाई, तुरंत कैसे लागू होगा? अभी जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद सीटें निर्धारित होगी, उसके बाद होगा। अमित शाह ने लोकसभा में अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा कि विपक्ष कह रहा है कि तुरंत लागू करो। अगर हम तुरंत लागू करते हैं और उसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट, ओवैसी की हैदराबाद की सीट अगर रिजर्व हो जाती है, सोनिया गांधी की रायबरेली की सीट रिजर्व हो जाती है, तो आप हमसे कहेंगे कि देखिए राहुल गांधी को सांसद नहीं बनने देना, इसलिए वायनाड की सीट को रिजर्व कर दिया। हम ये नहीं चाहते कि हम पे आरोप लगे, इसलिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी की व्यवस्था की जाएगी। परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग पूरे 523 लोकसभाओं का, विधानसभाओं का सर्वे करेगा और बताएगा कि कौन से लोकसभा की सीटें बढ़ना है, कौन सी विधानसभा और लोकसभा की सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। इसमें समय लगेगा, लेकिन अब यह तय तो है कि 2029 तक अब यह महिला आरक्षण लागू होगा और हम लोकसभा के अंदर 181 महिला को 2019 के लोकसभा चुनाव में देखेंगे। आज कांग्रेस लगातार कह रहा है कि तत्काल करिए। कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं किया जब उनका शासनकाल था? 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस को किसने रोका था ये करने के लिए? 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए, तब भी कांग्रेस कह सकती थी कि आप महिला आरक्षण बिल लेके आइए, हम समर्थन करेंगे। अब कांग्रेस ने कहा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार और पिछले 50-60 साल के अंदर देश के अंदर जो एक व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी, छिन्न हो चुकी थी, भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका था, पूरा जंग लग गया था, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, उसको ठीक करने में प्रधानमंत्री लगे रहे। आज 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी कई चीजों का प्रधानमंत्री ने बढ़िया काम किया। आर्टिकल 370 किया, G20 का सफल रहा है। कई नई क्षेत्रों में, विदेश नीति में, डिफेंस में, इकोनॉमी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री लगातार रिफॉर्म करते रहे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे लग रहा है पूरे देश की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रही है, साधुवाद दे रही है। और आने वाले दिनों में जब भी महिलाएं अपने अधिकारों की बात करेंगी तो ये जरूर कहेंगी कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण हमें अधिकार मिला और आज हम लोकसभा और विधानसभाओं में और पंचायतों में इस प्रतिनिधित्व के साथ उपस्थित हो रहे हैं। जी समीर जी, ये मसला भी अपने आप में महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र आपने भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जंग लगा लोहे के तरीके से तुलना की और अपने आप में बताया कि आज कैसे गैर जरूरी सोच के साथ में आज की नीतियों से मेल नहीं खाती है कांग्रेस की जो कोशिशें आज के समय में आगे बढ़ रही हैं। महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि राजस्थान में लाल डायरी लगातार चर्चा का विषय है और प्रधानमंत्री ने आज भी जिक्र किया कि लाल डायरी में काले या कहा जाए काले जो काम है उसके कारनामे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो लाल डायरी की जो गूंज है ये लगातार राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव तक गूंजती रहेगी। ये साफ तौर से एक संदेश भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर लाल डायरी का रहस्य लगातार अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, और ये लाल डायरी को विपक्ष तो लेके नहीं आया था। लाल डायरी कौन लेके आए थे? शेखावटी के विधायक राजेंद्र गुड़ा जो गहलोत सरकार के मंत्री थे, बसपा से चुनाव जीते थे, कांग्रेस में शामिल हो गए थे, अशोक गहलोत ने मंत्री बनाया और अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद मंत्री थे, वो भरोसेमंद व्यक्ति थे। वह व्यक्ति जब भरी विधानसभा में यह कहता है कि लाल डायरी का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके अंदर पूरा लेन देन है, तो मुझे लगता है गहलोत सरकार को उसको तुरंत कहना चाहिए था जांच करवाने के लिए। उसको धक्के देके आप सदन से निकाल रहे हो, उसको आप पार्टी से निलंबित कर रहे हो। मुझे लग रहा है ये बात बताता है कि राजस्थान के अंदर जो घपला हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है, वह लाल डायरी के अंदर अंदर पूरा दर्ज है। और उसके अलावा आप देखिए जितने पेपर लीक की घटना हुई, आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जयपुर की रैली में इस बात का जिक्र किया कि हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक करने वाले जो माफिया है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आप देखिए राजस्थान के अंदर लगातार परीक्षा लीक हो रही है, युवाओं का भविष्य पूरा अंधकार में, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चा पढ़ता है और पेपर लीक हो रहा है, करोड़ों रुपए पकड़ाई में जाते हैं, सरकारी अफसरों के घर से पैसे आ रहे हैं, जल प्रदाय योजनाओं में भ्रष्टाचार में छापे पड़ रहे हैं ईडी के। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर 5 साल के अंदर अशोक गहलोत की सरकार ने सिर्फ 2 ही काम किए। अशोक गहलोत का पूरा ध्यान था कि किसी भी तरह से मैं सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से बाहर कर दूं और भ्रष्टाचार के अंदर जितने मंत्री शामिल हैं इनके, वो सब पैसा कमाने को उनको खुली छूट थी और दोनों हाथों से कांग्रेस सरकार ने पैसा बटोरा है। और यही कारण है कि आज प्रदेश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि जितने जल्दी चुनाव होंगे इस भ्रष्ट सरकार से हमें छुटकारा मिलेगा। और आने वाले समय में आप देखें
जी हाँ समीर जी, क्योंकि कानून व्यवस्था का मसला भी ऐसा रहा है राजस्थान में जो लगातार गहलोत सरकार सवालों के घेरे में रही है। प्रधानमंत्री ने भी आज इस बात का जिक्र किया कि दिन दहाड़े सर कलम होते हैं, कैसे कानून व्यवस्था सही रहेगी और कैसे इस राज्य में निवेश आएगा। तो ये भी अपने आप में ऐसी घटनाएं राजस्थान के ऊपर कलंक रही हैं, चाहे कई बार दंगे की स्थिति बनी हो। तमाम बीते वर्षों की समय अगर राजस्थान की बात की जाए गहलोत सरकार के समय, और इस प्रकार की घटनाएं जिन्होंने पूरे देश का सर एक तरीके से झुका दिया शर्म से। बिल्कुल, आप देखिए कन्हैयालाल की हत्या हो गई, उसके बाद से लगातार प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहा है। मदरेड़ा इनकी विधायक, कांग्रेस की विधायक मदरेड़ा ने कहा कि मैं यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। और कितनी रेप की घटना हो रही है, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार की घटना अगर आप दर्ज करो देखोगे तो राजस्थान के हो रही है। और राजस्थान के मंत्री सदन में कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। शर्म आना चाहिए इसी सरकार को, जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, जो युवाओं को रोजगार प्रदान नहीं कर सकती, जो बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। मुझे ऐसे लग रहा है जो व्यापारी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। अशोक गहलोत का किसी भी तरीके से ध्यान है कि बस मैं किसी तरह से मुख्यमंत्री बना रहा हूं और प्रदेश के मेरे मंत्री वसूली करते रहे और बराबर हिस्से बांट करते रहे। मुझे लग रहा है राजस्थान की जनता इस बात को समझ गई है और आने वाले चुनाव में अशोक गहलोत सरकार को इस बात का जवाब देना होगा। बिल्कुल, और बहुत से ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन कैसे जनता आगे बढ़ती है, आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। क्योंकि हालांकि वक्त अभी बहुत है, लेकिन राजनीतिक जो तैयारी है वो साफ तौर से कहीं ना कहीं दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और इस छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सोमवार को भारतीय वायुसेना में देश के पहले C295 परिवहन विमान को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एक समारोह में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना को सौंपा है। इसी महीने की 13 तारीख को पहले C-295 MW ट्रांसपोर्ट विमान वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल VR चौधरी को स्पेन में सौंपा गया था। सोमवार को भारतीय वायुसेना की ताकत में एक नया आयाम जुड़ गया जब देश के पहले C-295 परिवहन विमान को आधिकारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एक समारोह में C-295 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट वायुसेना को सौंपा। इसी महीने की 13 तारीख को पहले C-295 MW ट्रांसपोर्टर विमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को स्पेन में सौंपा था। इस नए एयरक्राफ्ट की माल ढोने की क्षमता 5 से 10 टन है, यानी तकरीबन 70 सैनिकों और पूरे बैटल लोड के साथ 50 पैराट्रूपर को आसानी से ले जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि ये लो लेवल फ्लाइंग में माहिर है और टेक्निकल मिशन को अंजाम दे सकता है। ये एयरक्राफ्ट छोटे रनवे से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। टेक ऑफ मैच 670 मीटर से और लैंडिंग 320 मीटर के रनवे पर करने की क्षमता है। 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है। मेडिकल इवैक्यूएशन ऑपरेशन के दौरान इस एयरक्राफ्ट में 24 स्ट्रेचर लगाए जा सकते हैं। इस विमान में ऑटो रिवर्स क्षमता है और ये 12 मीटर चौड़े रनवे पर 180 डिग्री मुड़ने में सक्षम है। स्पेन से भारत आने वाले C-295 को वडोदरा के 11 स्क्वाड्रन में शामिल किया जा रहा है, जो एवरो एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन है। Arrival of C-295 heralds a new era in IAF's tactical airlift capability. The aircraft is the best in its class in terms of capability, reliability, versatility, and economy of operations. It is destined to give IAF's air mobility potential a significant boost. This versatile aircraft shall empower us to execute a wide range of missions, from air transport operations to humanitarian assistance and disaster relief. The aircraft embodies the spirit of Atmanirbhar Bharat, aimed at making India self-reliant and capable of meeting its own defense needs. विमान वायुसेना के एवरो 748 विमानों के पुराने बेड़े की जगह लेगा। एवरो 748 विमान एक ब्रिटिश मूल के ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप 6 टन माल ढुलाई क्षमता वाला सैन्य परिवहन और मालवाहक विमान है। इसके साथ ही एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम में विभिन्न क्षमताओं वाले ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी शामिल हुए। भारत ड्रोन शक्ति 2023 में 50 किलो से 100 किलो तक वजन ले जाने की क्षमता वाले ड्रोन का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 के दौरान प्रदर्शित ड्रोन की एक कॉम्पैक्ट प्रणाली दिखाई गई, जिसे मोटरसाइकिल पर ले जाया जा सकता है। विशेष मोटरसाइकिलों को बिना असेंबल किए ड्रोन ले जाने के लिए अनुकूलित किया गया है। आधुनिक कृषि पद्धतियों को शुरू करने के लिए किसान ड्रोन को ग्रामीण इलाकों में मोटरसाइकिलों का उपयोग करके ले जाया जा सकता है। भारतीय ड्रोन उद्योग की ताकत का यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा, जिसमें 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शन और ड्रोन के 75 से अधिक स्थिर प्रदर्शन शामिल रहे। भारत ड्रोन शक्ति 2023 न केवल इंडस्ट्री को बल्कि कस्टमर्स को भी मौका देता है कि किस तरीके से भारत में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसको करीब से देखा जाए। इसके अलावा स्टार्टअप्स को भी एक ऐसा इकोसिस्टम समझने में मदद देता है कि आखिर कस्टमर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। कैमरामैन शुभम के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज़, हिंडन, गाजियाबाद। और बात ग्रीन हाइड्रोजन की। देश ने स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ते हुए एक और बड़ी पहल की है। हाइड्रोजन से चलने वाली बस की आज से शुरुआत हुई है। भारत लगातार गैर जीवाश्म ईंधन की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है और हरित ऊर्जा के तमाम साधनों पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी पहले ही देश में हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुके हैं और उस दिशा में ये आज बढ़ता हुआ एक कदम है। ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस लॉन्च की गई।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर में जल्द ही 15 और फ्यूल सेल बसें चलाई जाएंगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है जो भारत को अपने डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य को हासिल करने और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है। 15 बसेस ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेंगी 2023 before the calendar year ends. So this is a public commitment which is being made. This is the start of a journey which will ultimately culminate in totally green transportation. हाइड्रोजन से चलने वाली ये बसें एक बार में करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा सफर कर पाएंगी। पारंपरिक आईसी इंजनों की तापीय क्षमता 25% की तुलना में ईंधन सेल की विद्युत क्षमता 55 से 60% है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इन बसों में 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति लीटर डीजल बसों की तुलना में 12 किलोमीटर प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन की उच्च ईंधन अर्थव्यवस्था होगी। सीएनजी के साथ बनती है वो आ रही है। You know, the narrative keeps changing in the world. Many people turn around saying, hey, gas is not clear. No, we have to transition. Here energy demand will grow at a rate much faster than global demand. ग्रीन हाइड्रोजन बस एक शून्य उत्सर्जन वाहन है जो बस को चलाने के लिए बिजली का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का इस्तेमाल करता है, जिसमें सिर्फ पानी का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन सेल के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया एनोड पर फ्यूल और कैथोड पर हवा से ऑक्सीजन को पानी में बदलती है और इलेक्ट्रॉन के रूप में विद्युत ऊर्जा पैदा करती है। बैटरी वाहनों की तुलना में फ्यूल सेल वाहनों में लंबी दूरी और कम ईंधन भरने की जरूरत होती है। धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई। बिहार एक बार फिर से कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सवालों के घेरे में है। पटना के पास एक दलित महिला के साथ हुई दरिंदगी की घटना के बाद पूरा मामला राजनीतिक रूप से भी गर्माता जा रहा है। भाजपा ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस बीच बिहार में अवैध शराब पीने से चलते लोगों की जान पर बनाई है। बिहार की राजधानी पटना में दलित महिला के साथ अमानवीय हरकत के बाद भाजपा नीतीश सरकार पर हमलावर है। भाजपा का आरोप है कि नीतीश राज में कानून का खौफ खत्म हो गया है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने दलित महिला के साथ हुए घिनौने कृत्य को बिहार सरकार पर जोरदार तमाचा बताया है। कानून का राज का परिभाषा बिहार सरकार ने बदल दिया है। उसका परिभाषा यही है जहां बेखौफ हो अपराधी, यही है कानून के राज का परिभाषा। दलित महिला के साथ घटना घटी है, ये कानून पर एक तमाचा है। नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर एक तमाचा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बिहार में एक दलित महिला के साथ हुई बर्बरता और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। विनोद तावड़े ने ट्वीट कर इसे मानवता को कलंकित करने वाली घटना बताया है। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, INDIA के लोगों को आंख पर चश्मा चढ़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसी कई घटनाएं बिहार के अंदर हुई। मणिपुर की एक घटना पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया। बिहार की घटना पर ये मौन क्यों है? शासन में बैठे लोग, ये महागठबंधन के INDIA के लोग क्यों धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं? जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को। मामला पटना सिटी के खुसरूपुर थाना इलाके के एक गांव का है। आरोप है कि महिला के कपड़े उतार कर बुरी तरह पिटाई की गई और जबरन पेशाब पिलाया गया। उधार और ब्याज का पैसा नहीं चुकाने के कारण महिला के साथ ये बर्बरता की गई। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। इस रोक किया गया है और कुछ और मारपीट किया गया है। तो अभी जो है SDPO और SP रूरल और हमारी कई थानों की जो टीम है, वो जो 2 नेम्ड अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। स्थानीय जो साक्षी हैं उनके द्वारा पूछताछ के क्रम में जो बात अभी तक जानकारी मिली है उसमें ये है कि महिला और उसके पति ने जो है इन लोगों से कुछ पैसे पूर्व में उधार लिए थे, जिसमें पैसे को लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था और उसी में मारपीट की घटना घटी है।
भाजपा राज्य के मुजफ्फरपुर में शराबबंदी में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हुई मौत मामले में भी नीतीश सरकार को निशाना बना रही है। इस घटना में 2 लोगों की आंख की रोशनी भी चली गई थी। परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने के बाद ऐसी हालत हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। घटना के सामने आने के बाद प्रशासन छानबीन में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद अब खबर पंजाब से। देश के सबसे ज्यादा कर्जे में डूबे राज्यों में से एक पंजाब को लेकर बढ़ते कर्ज का मामला गर्माता जा रहा है। भगवंत मान सरकार ने पंजाब के कर्ज को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है। इस बीच राज्य के राज्यपाल ने भगवंत मान सरकार पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर खर्चे का हिसाब मांगा है। भाजपा ने भी मान सरकार पर फ्री की रेवड़ी बांटने की नीति पर हमला बोला और कहा कि इस प्रकार की नीति से पंजाब लगातार कर्ज में फंसता जा रहा है। पंजाब में भगवंत मान की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर विवादों में फंस गई है। मामला राज्य सरकार की खराब माली हालात का है, जिसको लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब की मान सरकार से 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज का हिसाब मांगा है, जिसे आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल के दौरान लिया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सरकार से इस बड़ी राशि के उपयोग का हिसाब मांगा है। राज्य के खराब माली हालात पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब की खराब आर्थिक स्थिति के लिए आप सरकार द्वारा रेवड़ी बांटने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। लोगों को भरमाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है कि हम आपको ये 1,000 रुपए महीने की कुछ चीज मुफ्त देना चाहते हैं, 1,000 रुपए महीने का देना चाहते हैं। एक परिवार में 1,000 रुपया जाएगा, जबकि परिवार के नाम पे 50,000 रुपया कर्जा पंजाब सरकार ने उठाया है। पेमेंट कौन करेगा? इन लोगों के, पंजाब के लोगों के बच्चे आने वाले भविष्य में पेमेंट करेंगे ब्याज के साथ। परंतु आज पंजाब को कंगाली के कगार पे ले जाने की पूरी कोशिश ये सरकार कर रही है।
जून 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य की वित्त स्थिति पर अपना श्वेत पत्र जारी किया था तो उसने राजकोषीय गड़बड़ी के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया था। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने गवर्नर की चिंता को जायज ठहराते हुए कहा कि राज्य के कर्ज का बोझ अगर 50% है तो आने वाला वक्त मुश्किल भरा है। सिद्धू का मानना है कि भ्रष्टाचार और वोट बैंक पॉलिटिक्स ने रंगला पंजाब पर कर्ज का बोझ डालकर विकास के साथ खिलवाड़ किया है। पंजाब के लोगों को झूठ बेच के आम आदमी पार्टी इस माफिया को खत्म करने आई थी और इस सिस्टम को एक बदलाव तहत नया सिस्टम बनाने के लिए लोगों में चर्चा का विषय बनी। आज वही आम आदमी पार्टी जो इस सिस्टम को बदलना चाहती थी, इस सिस्टम की सरगना है। पंजाब की खस्ता आर्थिक हालात शॉर्टकट की सियासत का ही नतीजा है। विपक्ष का आरोप है कि भगवंत मान सरकार ने फ्री के वादे पूरा करने और वाहवाही लूटने के लिए बीते 15 महीनों में राज्य पर अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए का बोझ डाला है। साथ ही 27,552 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी पर खर्च किए। इसका नतीजा है कि राज्य के कुल राजस्व का बड़ा हिस्सा कर्ज और ब्याज के भुगतान में चला जाता है और अब विकास के लिए पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतने का फॉर्मूला अब पंजाब के गले की फांस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त लगभग 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों के केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर में नई भर्तियों से चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से काम करेंगे। दिल्ली में आज साहित्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी पुस्तकों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और प्रसिद्ध पत्रकार राम बहादुर राय उपस्थित रहे। सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गरीबी हटाने का वास्तविक काम मोदी सरकार में हुआ है। उन्होंने अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना में हुए सुधारों का जिक्र किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मौके पर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को सम्मानित भी किया। कि सोच उनकी थी, पार्टी को इस दिशा में आगे बढ़ाया, लेकिन जब जब हमें मौका मिला सत्ता में आने का, चाहे अटल जी के समय के निर्णय हो, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए या गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने के लिए या मिड डे मील की योजनाओं से लेकर अन्य कार्यक्रम, ये बहुत सारी उपलब्धियां अटल जी के समय की हैं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी थी जो 60 वर्षों तक कहते रही गरीबी हटाओ, गरीब हटा नहीं। सही मायने में 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से मुलाकात की है। इस समय विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पे हैं। तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं, उसके तहत उनकी ये खास मुलाकात। देश में प्रेम की भावना जागृत करने और वीर शहीदों को नमन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान में कानपुर देहात के लोग भी शामिल हुए। यहां अमृत कलश यात्रा के माध्यम से घर घर से मिट्टी एकत्र की जा रही है। 7,500 कलश में आने वाली मिट्टी को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान जनपद कानपुर देहात में भी देशभक्ति के जज्बे और उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस यात्रा में लोग भारत माता के जयकारे लगाते हुए हिस्सा ले रहे हैं।
भारत माता की, भारत माता की। जिले के अमरौधा ब्लॉक में एक रैली निकाली गई, साथ ही सभी युवाओं ने मिलकर पंचप्रण की शपथ भी ली। जिला युवा अधिकारी प्रिया तिवारी ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश मिट्टी कलश यात्रा एक अनूठी पहल है जो ग्राम पंचायतों से शुरू होकर भारतीय राजधानी दिल्ली तक बढ़ती है। इस दौरान हर उम्र और हर वर्ग के लोग अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। कार्यक्रम 5 चरणों में कराया जाएगा। पंचायत स्तर, विकासखंड स्तर, जिला स्तर और लखनऊ राज्य स्तर। इसके बाद नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। उत्साह देखने को मिला, सभी लोग अपने घरों से चावल और मिट्टी मतलब दे रहे स्वयं सेवकों को लिए, और ये बहुत अच्छा संदेश हमारे सभी लोगों के लिए। और आज नगर पंचायत अमरौधा में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, हमें लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य लोगों में एकता और अखंडता की भावना को मजबूत कर मातृभूमि की रक्षा के प्रति भावना को और ज्यादा मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा के कामगार और शिल्पकार काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस योजना की शुरुआत से अब समाज के इन वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा। झारखंड के गढ़वा जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना कामगारों के लिए नई रोशनी लेकर आया है। वेल्डिंग का वर्कशॉप चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले छोटू अंसारी ने इसे कामगारों और शिल्पकारों के लिए मील का पत्थर बताया। हम लोग छोटा दुकानदार हैं, हम लोग का यही धंधा है छोटा मोटा, हम लोग के इसी से पूरा घर परिवार चलता है। हम लोग के बहुत जानकर खुशी है कि विश्वकर्मा योजना जब से लागू हुआ है तब से हम लोग के कम ब्याज पर लोन मिल सकता है। सरकार को धन्यवाद। लकड़ी के कारोबार से जुड़े किशोर कुमार भी पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर काफी आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो बनाया है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। पहले हम लोग साहूकारों से कुछ पैसा लेकर हम लोग धूमधाम से बनाते थे, लेकिन आज कम पैसा में बैंक हमको दे रहा है लोन, उसी से हम लोग मना रहे हैं और हम संतुष्ट हैं। कांच को आकार देकर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ओम प्रकाश केसरी ने कहा कि ये योजना छोटे और मध्यम वर्ग के शिल्पकारों को सेठ और साहूकारों से आजादी देने वाली योजना है। पहले हम लोग साहूकारों से लोन लेके काम करते थे, इससे दिक्कत होता था। आज हमको बैंक से कम ब्याज पे लोन मिलेगा, इससे हम लोग को बहुत बड़ा सहायता मिलेगा। इससे हम अपने परिवार को, बाल बच्चों को सही ढंग से पालन पोषण कर सकते हैं, अपने दुकान को, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार समावेशी विकास को नया आयाम दे रही है ताकि समाज के सभी वर्ग सशक्त बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की उसी सोच का परिणाम है जिससे कामगारों और शिल्पकारों की तकदीर बदलनी तय है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत के बाद से ही विश्वकर्मा समाज के लोगों के मन में लगातार उत्साह है कि अब उनका एक आर्थिक सशक्तिकरण निश्चित तौर से होता नजर आएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा
जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। अमेरिका की न्यू जर्सी में अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का 5 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। यह भव्य मंदिर 19वीं सदी के हिंदू आध्यात्मिक नेता भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 2015 में शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 5 अक्टूबर 2023 को महंत स्वामी महाराज और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। प्रोविंस विले में स्थित BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर लगभग 185 एकड़ में फैला हुआ है। ये 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों के प्यार, समर्पण और कौशल का प्रमाण है, जो इस मंदिर को बनाने में एक साथ सामने आए। भारत के अन्य अक्षरधाम मंदिरों की तरह इस धार्मिक संरचना को भारत में BAPS स्वामी और स्वयंसेवकों की एक टीम द्वारा डिजाइन किया गया है। चीन के होंगजू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों के दूसरे दिन की शुरुआत भारत ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीत कर की। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं 10 मीटर एयर राइफल्स व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जबकि रोइंग पुरुष 4 स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। एशियाई खेलों में क्या कुछ रहा, आज एक नजर डालते हैं अब तक की इस अपडेट्स पर। चीन के हांगजू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। एशियाई खेलों के दूसरे दिन शूटिंग में भारत ने गोल्ड जीतने में सफलता पाई। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पनवर की तिगड़ी ने 10 मीटर पुरुष राइफल टीम में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। टीम इंडिया ने चीन के 1893.3 अंक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए कुल 1893.7 अंक हासिल कर यह पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं रोइंग पुरुष 4 स्पर्धा में भारतीय टीम ने फाइनल में 6 मिनट 10.81 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीत लिया। भारत की ओर से जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। रोइंग में ही भारत को एक और कामयाबी हासिल हुई। मेंस क्वाड पोल स्कल्स फाइनल में परविंदर सिंह, सतनाम सिंह, जकार खान, सुखमीत सिंह ने कांस्य पदक जीता। चीन ने इस इवेंट में गोल्ड और उज्बेकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं निशानेबाजी में भारत को गोल्ड के बाद ब्रॉन्ज हासिल हुआ। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस इवेंट में रुद्रांश पाटिल चौथे नंबर पर रहे। चीनी निशानेबाज ने इस इवेंट में गोल्ड और साउथ कोरियाई शूटर ने सिल्वर मेडल जीता। भारत ने एशियाई खेलों में शूटिंग में एक और कामयाबी हासिल की। भारत ने 25 मीटर पुरुष रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक हासिल किया। विजयवीर सिद्धू, अनीश और आदर्श सिंह की टिकड़ी ने 1718 अंक अर्जित कर यह पदक अपने नाम किया। वहीं हांगजो में खेले गए महिलाओं के क्रिकेट मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हांगजो से गौरव कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और नजर डालते हैं देश के कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। कॉन्क्लेव के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। बीजेपी ने रिकमैन मोमिन को मेघालय बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और एस सेल्वगंगवथी को पुडुचेरी बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही नागालैंड बीजेपी चीफ में बदलाव करते हुए बेंजामिन एपथोमी को राज्य की जिम्मेदारी दी गई है।
केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह को लेकर दिल्ली में दर्ज मामलों में ईडी ने केरल में 12 जगहों पर छापेमारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर चली साइक्लोथॉन को आज यमुनानगर में हरी झंडी दिखाई। 22 दिन पूरे हरियाणा का चक्कर लगाने के बाद इस यात्रा का समापन होगा। केरल में अब निपाह वायरस के हालात सामान्य हो रहे हैं। संक्रमण के चलते केरल के कोझिकोड में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रविवार यानी 24 सितंबर तक बंद कर दिए गए थे, जिन्हें अब खोल दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एसपी बघेल ने एम्स के 68वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एम्स में लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल और एम्स निदेशक भी मौजूद रहे। तो अभी तक आप देख रहे थे न्यूज़ नाइट, लेकिन अब आपको एक खास कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती और किस प्रकार से एकात्म मानववाद के प्रणेता के तौर पर उन्होंने देश को एक दिशा दिखाई है और मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे उनके दिखाए मार्ग पर हर एक व्यक्ति के भले के लिए, उसके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इस पर हम विशेष रूप से फोकस भी करेंगे, हम मेहमानों से चर्चा भी करेंगे और आज दिन भर कैसे उनको लेकर तमाम जगहों पर कार्यक्रम हुए उसका भी विस्तार से हम वर्णन करेंगे। लेकिन पहले नजर लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस पर है अर्बन नक्सल का कंट्रोल, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स करती है कांग्रेस। संसद के नारी शक्ति वंदन पर भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन, जताया आभार। प्रधानमंत्री ने कहा बिल फाड़ने वाले नारी शक्ति के आगे झुकने पर हुए मजबूर, बेहद खट्टे मन से घमंडिया गठबंधन ने किया समर्थन। राजस्थान यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अर्पित की श्रद्धांजलि। भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली में गहलोत सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा किसानों से किया गया वादा नहीं किया है गहलोत ने पूरा। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली में एक प्रतिमा का उनका किया अनावरण। प्रधानमंत्री ने कहा यह प्रतिमा अंत्योदय के संकल्प को दिलाएगी याद, बनेगी ऊर्जा का स्रोत। भारतीय वायुसेना की ताकत में जोड़ा नया आयाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले C-295 परिवहन विमान को वायुसेना के बेड़े में किया शामिल। रसद और अन्य क्षमताओं में होगा इजाफा। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का भी हुआ शुभारंभ। ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। हाइड्रोजन को बताया भविष्य का ईंधन, कहा स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में होगा मददगार। भाजपा ने पटना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पर नीतीश सरकार पर बोला हमला। राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। कर्ज न चुकाने पर दबंगों पर दलित महिला को निर्वस्त्र कर पीटने का आरोप। उन्नीसवें एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत की स्वर्णिम सफलता। शूटिंग और महिला क्रिकेट में भारत को मिले स्वर्ण पदक। इन 2 स्वर्ण पदकों के साथ भारत की झोली में आए अभी तक कुल 11 पदक। जनसंघ के संस्थापक और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के सामने बने पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का आज अनावरण किया। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि करने के लिए पहुंचे और प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे हमेशा एक बात पर गर्व होता है कि जिस दीनदयाल जी के विचारों को लेकर हम जी रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत महान व्यक्तित्व, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए
बहुत महान व्यक्तित्व, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी लगता है कि उनका जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ था। मेरा जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ रहा। सुबह उस पवित्र स्थान पर से मैं आज यहां सीधा एयरपोर्ट से आपके बीच आया हूं और ये शाम मुझे दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनकी प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला है। और कितना अद्भुत सुखद संयोग हम देख रहे हैं। एक और ये दीनदयाल उपाध्याय पार्क है और सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। उनके ही रोपे गए बीज से आज बीजेपी का विशाल वटवृक्ष बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम सबके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का पावन अवसर हम सबके लिए हमेशा प्राण शक्ति देता आया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित स्थान जयपुर और काशी जाने की भी अपील की। हम जो उनकी प्रेरणा को लेकर के चल रहे हैं, हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। कम से कम 2 स्थान मैं जरूर कहूंगा आपको। एक, जो स्थान रेलवे की एक छोटी सी कुटीर में दीनदयाल जी का जन्म हुआ था, जहां आजकल एक म्यूजियम बना हुआ है, और दूसरा जहां दीनदयाल जी ने अंतिम श्वास लिया, वो भी रेल की पटरी थी। वहां भी दीनदयाल जी का एक स्मारक काशी से बहुत दूर नहीं है। जब भी हमें जाने का मौका मिले, कुछ पल वहां जाकर के बितानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जरूर इन दोनों स्थानों पर समय निकाल कर जाएंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के योगदान को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। और ये खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, क्योंकि किस प्रकार से बीजेपी ने वहां पे अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 39 उम्मीदवारों की लिस्ट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा सांसद रीति पाठक और गणेश सिंह, ये तमाम नाम हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से मौजूद हैं। आदित्य, अपने आप में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लगातार पार्टियां अपनी लिस्ट जारी करती हैं, लेकिन एक तो समय से काफी पहले इस प्रकार से नामों को तय करना और तमाम ऐसे नाम जो कि केंद्र की राजनीति में सक्रिय तौर पे काम कर रहे हैं, उनका विधानसभा के चुनाव की सूची में होना, यह अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से पूरी दमखम के साथ बीजेपी तैयारी कर रही है। आदित्य, ये भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पूरी तरीके से मैदान में आ चुका है। ये इसको साफ तौर पर कह सकते हैं और ये लिस्ट चौंकाने वाली है। ये जो नाम सामने है, दरअसल ये वो नाम रहे हैं पिछले कुछ चुनावों में जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां चुनाव प्रबंधन में निभाते थे। नरेंद्र सिंह तोमर को पहले चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख बनाया गया, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये बड़े नाम थे जो चुनाव मैनेजमेंट कमेटियों में होते थे और मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव लड़वाते थे, लेकिन अब ये खुद चुनाव मैदान में होंगे। कैलाश विजयवर्गीय, एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से देखें, और साथ साथ तमाम सांसद, रीति पाठक सीधी की बात की जाए, गणेश सिंह सतना सांसद जो है उनकी बात की जाए, ऐसे कई सांसद हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये स्पष्ट हो गया है इस लिस्ट को अगर देखें। 39 नामों की जो अभी ये लिस्ट आई है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत चौंकाने वाला काम अपने विपक्ष के लिए तो किया ही है, साथ ही बीजेपी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि हाल में जिस तरीके से सक्रियता हमने देखी है, केंद्रीय नेतृत्व की देखी है, गृह मंत्री अमित शाह के लगातार मध्य प्रदेश में दौरे हुए हैं, प्रधानमंत्री कल ही आज ही अगर देखें तो आज ही कार्यकर्ताओं को एक महाकुंभ करके वापस लौटे हैं। ऐसे में अगर देखें तो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। जिन सीटों पर विवाद दिखाई दे रहा था वहां पर बड़े नेताओं को उतार दिया गया है। कहीं कहीं जहां
जहां पर पार्टी को कोई भी ऐसा लग रहा था कि कोई उम्मीदवार मजबूत नहीं हो रहा है तो केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता जो है उनको उतार दिया गया है। देखिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। आज अगर प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे तो अकेले उस विधानसभा सीट की बात नहीं होगी, आसपास की कई सीटों को भारतीय जनता पार्टी उससे साधेगी। कैलाश विजयवर्गीय अगर इंदौर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे तो मालवा की कई एक बड़ी एरिया जो है विधानसभा क्षेत्रों का अगर देखें तो वो सधेगा। उसी लिहाज से अगर देखें तमाम अलग अलग जगहों की, फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ा मंडला इलाका का अगर देखें तो एक बड़ा नाम है, वहां की कई विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल रही है। ऐसे में अगर देखें तो बीजेपी इन टिकटों के जरिए केवल 1, 2 या 5, 6 जहां केंद्रीय मंत्री या सांसद चुनाव लड़ेंगे सिर्फ उन सीटों को नहीं साधेगी बल्कि उसके आसपास की कई सीटों को भी साधेगी। और जो जन आशीर्वाद यात्रा है, 5 जन आशीर्वाद यात्राएं जिस तरीके से अभी निकली हैं, कहीं ना कहीं उसका भी एक बहुत बड़ा असर रिस्पॉन्स या जो सर्वे पार्टी के अंदर है वो ये कह रहा था कि इस तरीके के शायद निर्णय लेने की आवश्यकता पार्टी को थी। कहीं ना कहीं वो नतीजे अब निकल के सामने भी धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए पहली लिस्ट आई थी वो भी 39 नामों की थी, दूसरी लिस्ट आई है वो भी 39 नामों की है, अभी और कई लिस्ट आएंगी। हम उम्मीद ये कर सकते हैं आर्येंद्र कई और नाम चौंकाने वाले अभी इसमें हो सकते हैं। आदित्य, महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जो नाम इस लिस्ट में हैं उनके होने के मायने क्या, और सिर्फ इतना ही नहीं उनके होने के चलते राजनीतिक तौर पर संकेत भी बहुत होते हैं, ना सिर्फ विपक्षियों को बल्कि तमाम अन्य लोगों को भी संकेत होते हैं। उस लिहाज से किस तरीके से आप इसको डिकोड करेंगे आदित्य? देखिए अब ये संकेत मध्य प्रदेश की राजनीति में लगना शुरू हो चुके हैं अगर देखें तो, क्योंकि ये वो तमाम बड़े नाम थे जो मध्य प्रदेश के कई बड़े चेहरे हैं। अब आप सोचिए अभी तक मध्य प्रदेश विधानसभा में अगर देखें तो 1-2 ऐसे बड़े नाम हो रहे थे मध्य प्रदेश विधानसभा में जो पिछले कई सालों से चल रहे थे, क्योंकि केंद्र में सत्ता आई, केंद्र में सत्ता आने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, प्रहलाद पटेल हो, ये कैलाश विजयवर्गीय को संगठन में जगह मिली। ऐसे में अब ये वापस मध्य प्रदेश में आ गए हैं। देखा जाए तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद की स्थिति क्या होगी तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तमाम बड़े नेता अब मध्य प्रदेश में आएंगे तो कहीं ना कहीं संगठन में भी, अब संगठन तो छोड़िए, मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश की जनता के अंदर भी कई कयास इस लिस्ट को देखकर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो कयास है ये अपने आप में किस तरीके से आगे परिणामों में आगे बढ़ते हैं इसको लेकर भी तमाम प्रकार की बातें होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य इस खबर पे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाट की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर,
दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हैं जो कि डायरेक्टर हैं ICHR के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर उपाध्याय, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है, अंत्योदय का विचार या तमाम अन्य प्रकार के जो उनके चिंतन रहे हैं, किस तरह से आज देश की योजनाओं में परिलक्षित होकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और देश के अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हरिन जी, देखिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हैं, मुझे लगता है कि काल की सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए आज 60-70 साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही मौजू हैं। इसलिए प्रासंगिकता की अगर हम बात करें, खास करके जितनी समस्याएं हमको दिखती हैं, वो सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, सांस्कृतिक स्तर पे हो, शैक्षिक स्तर पे हो, अगर आप उनकी वैचारिकी से गुजरेंगे ना, तो उन सभी समस्याओं का हल आपको निश्चित रूप से उसमें दिखाई देगा। जो पूरा उनका कृतित्व है, आप उनसे अगर गुजरे, उनके भाषणों से, उनके लेखन से, जो राष्ट्रधर्म में, पांचजन्य में, स्वदेश में, ऑर्गेनाइजर में उनके लेख हैं, या जो उनकी किताबें हैं, आप 2 योजनाएं देखिए, उनकी जो पुस्तक है, जो उनकी राजनीतिक डायरी है, पॉलिटिकल डायरी, उससे गुजरिए। जिन 2 व्यक्तित्वों का उन्होंने चयन किया, जिन पे अपनी लेखनी चलाई, वो आदिगुरु शंकराचार्य हों या सम्राट चंद्रगुप्त हों, इसलिए इन जब लेखन और इन चीजों से होकर गुजरेंगे तो जितनी समस्याएं आपको समाज के स्तर पर दिखती है, और यह जो उनका सबसे बड़ा दर्शन, जो एक वैकल्पिक दर्शन के रूप में आया उस समय जब दुनिया 2 पार्टों में फंसी हुई थी, वो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच फंसी हुई थी, वो पश्चिम के अस्तित्ववाद के दर्शन के बीच फंसी हुई थी, जिसकी जो मूल संकल्पना थी वो ये थी कि लाइफ इज नथिंग बट ए कंटिन्यूअस एब्सर्ड। जब इस परिदृश्य में, इन परिस्थितियों में आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन और वैचारिकी को देखेंगे तो सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए नजर आएगी। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, छुआछूत, नक्सलवाद, जितने तरह की समस्याएं आपको दिखती हैं, उनका समन करते हुए वैचारिकी दिखेगी। अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक की चिंता, अंतिम व्यक्ति को जोड़ने की चिंता। दूसरे जो एकदम सेगमेंट्स में, पार्ट्स में बांटकर किसी व्यक्ति या समाज या राष्ट्र की चिंता की जा रही थी, उसके बजाय पर एकात्म मानव दर्शन, ये जो दर्शन है, वैचारिकी है, ये सभी समस्याओं को अंत करते हुए दिखाई देती है। जी, अनंत विजय जी, आपको लगता है कि एक पत्रकार के नजरिए से आप कैसे देखते हैं बीते 9-9.5 वर्षों को, जब प्रधानमंत्री आज ये कहते हैं इस मौके पर कि उनकी तमाम सामाजिक आर्थिक योजनाओं में वो अंतिम व्यक्ति मूल केंद्र में रहा है, जिसकी चिंता उस विचार में थी जो पंडित जी देखा करते थे और आज नीतियों में परिलक्षित होता है। किस तरीके से आप इन दोनों चीजों को जोड़कर देखते हैं? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, या जो जिस प्रकार से आज उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया, अगर उनकी वैचारिकी को देखें तो उनकी योजनाओं में, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, चाहे MSME का मामला हो, चाहे किस अन्य योजनाओं, किसी को देख लीजिए, या भाषा को लेकर जो वो किया गया है, तो अपने एक लेख में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भाषा और प्रांतवार जो बंटवारा हुआ था उसका भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था भाषा के आधार पर विरोध नहीं होना चाहिए। गणेश शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपनी बातें कही थी और विस्तार से उसके बारे में उन्होंने अपने भाषणों में, अपने लेखों में। और एक चीज यहाँ मैं बताना चाहता हूँ हरिन जी, कि उनके साथ जो उस समय के तत्कालीन संघ के सरकार्यवाह थे, एकनाथ रानडे, ये दोनों विलक्षण प्रतिभा के धनी थे।
मुझे लगता है कि इन दोनों के सहयोग से उस समय जो आधारशिला रखी गई इस वैचारिकी की, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जो अभी हमारे मित्र ओम उपाध्याय जी कह रहे थे, वाम और दक्षिण का वो पूंजीपतियों का और साम्यवादियों का वो चल रहा था, तो मुझे लगता है कि वामपंथियों में जो बातें थी उसको दीनदयाल, वामपंथी सबके बराबरी की बात करते हैं, पर पंडित जी समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की बात करते हैं। वामपंथी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का स्वप्न देखते हैं जिसमें वैश्विक स्तर पर जो विचार चल रहे होते हैं उसको लेके आने की बात करते हैं, लेकिन पंडित जी वही सदोष शिक्षा पद्धति को बेरोजगारी का मूल बताते हैं कि जो बेरोजगारी है उसके पीछे जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध लेख है कि बेरोजगारी और क्रय शक्ति में ह्रास होने के लिए उन्होंने ये शिक्षा प्रणाली की जो दोष थे उनको उन्होंने दिखाया। तो अगर आप सूक्ष्मता से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को, उनकी वैचारिकी को और हर मसले पर उनकी राय है, उस राय को अगर देखेंगे तो इस सरकार के सरकार की जो योजनाएं आपको दिखाई देगी। अब प्रधानमंत्री अनायास नहीं कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, तो इसके पीछे भी समाज के अंतिम छोर पर या समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ वो व्यक्ति उनकी नजर में होता है जिसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कल्पना की थी कि उन तक विकास का लाभ पहुंचे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हीं विचारिक धारा को या विचारिकी को या ये पूरी केंद्र सरकार अगर आप देखें तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचार भूमि है उसी पर इन्होंने अपनी इमारत खड़ी करनी आरंभ की है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वैचारिकी को आगे बढ़ाया जा रहा है, सच्ची श्रद्धांजलि किसी भी महापुरुष के लिए यही होती है उनके विचारों को हम आत्मसात न करें, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करते हुए समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। और एक चीज और अंत में बताना चाहूंगा, यही गांधी भी कहते थे। तो ये वैचारिक साम्यता जो है ये बहुत बड़ी बात है जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूं। जी डॉक्टर उपाध्याय जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि मौजूदा अभी नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर किस प्रकार से एक पहल देखने को मिली, तो वो इस बात को कहते हैं कि साहब पंडित जी के ही विचार का एक विस्तार नजर आता है जब महिलाओं को इस प्रकार की शक्ति दी जाती है। वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि अंतिम व्यक्ति को अगर सामर्थ्यवान बनाया जा रहा है तो ये वही विचार है जिसको लेकर उन्होंने एक सपना देखा था। और आज जिस प्रकार की योजनाओं के साथ मौजूदा केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है वो उसी प्रकार से एक ईज ऑफ लाइफ, अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को एक सक्षम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते कदम के तौर पर दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, भारतीय अर्थनीति पे जो भी पंडित जी ने बोला कहा वो बिल्कुल इसके ये यही बात कही कि अंतिम व्यक्ति की अगर हम चिंता नहीं करेंगे, अंत्योदय की जो धारणा है कि अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी हमारी योजनाओं से पूरी तरह से लाभान्वित हो। आज पिछले आप 9 साढ़े 9 वर्ष का जिक्र कर रहे थे जिसमें मुझे लगता है कि मोदी जी के समक्ष एक बड़े आदर्श के रूप में पंडित जी की जनसंघ के संस्थापकों में है और वो वैचारिकी एकदम उनके आदर्श के रूप में है। इसलिए उन सारी चीजों का प्रभाव इन योजनाओं पर, इन चीजों पर बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। आप देखिए कि अंत्योदय की बात, महिला शक्ति की बात या जो भी एक व्यक्ति से लेके समाज, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र की जो कड़ी होते हुए पूरी वैश्विक मानवता तक की जो यात्रा है वो जो उनके वैचारिकी में, और कहीं भी पंडित जी ये नहीं कहा करते थे, आप पूरे उनके सभी वांग्मय से गुजरिए, कहीं आपको ये दावा करते हुए पंडित जी नहीं दिखाई देंगे कि उन्होंने जो कहा वो कुछ नई खोज है, उन्होंने जो कहा वो कुछ नया उनका आविष्कार है। वो कहते थे कि स्पष्ट रूप से जो सनातन या भारतीय वैचारिकी या दर्शन है उसका निचोड़ या उसका उत्स है ये। इसलिए मैं एक उनका बड़ा प्रसिद्ध लेख है आपके माध्यम से अपने दर्शकों को अवगत कराऊं जिसमें वो प्रकृति, विकृति और संस्कृति की बात करते हैं। मेरे ख्याल से 1964 का उनका लेख है, वो राष्ट्रधर्म में छपा हुआ। उसमें एक कथा आती है एक राजा की जिसके बारे में वो कहते हैं, वो बताते हैं उस कथा को डेवलप करते हुए कि 49 दिन के भूखे रंतिदुर्ग नाम के राजा के सामने पड़ी रोटी लेकर एक कुत्ता भागता है और रंतिदुर्ग उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। किसी को भी लग सकता है कि वो रोटी छीन के या
जो एक मानसिकता होती है कि भाई मैं अगर नहीं खा रहा हूं तो इसको भी नहीं खाने दूंगा, इस मानसिकता से ग्रस्त होकर कोई दौड़ सकता है। लेकिन वो इसलिए दौड़ रहे थे कि उसको बाकी चीजें भी, केवल सूखी रोटी वो कुत्ता ना खाए, बाकी चीजें भी दे सकें। जो भारतीय संस्कृति का ये पक्ष है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। ये इस दर्शन के साथ, इस वैचारिकी के साथ जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो निश्चित रूप से वो अंतिम व्यक्ति तक और अबल तक जिसको हम सामान्यतः थोड़ा दुर्बल मानते हैं, उन तक पहुंचती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों से ये बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं और हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अनंत विजय जी, इसके अलावा ओम जी उपाध्याय हमारे साथ में मौजूद हैं। अनंत विजय जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि हम लगातार इस बात का भी जिक्र करते हैं किस प्रकार से एक नया लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है, और ये शायद उसी सोच की वजह से जहां पे जाति धर्म जैसे सीखे नहीं दिखाई पड़ते हैं, विकासवादी भावना के साथ आगे बढ़ता है जब कोई, तब शायद इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन दिखाई पड़ती है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? नरेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आप इस योजना के बीच भी देखें तो आपको 4 अक्टूबर 1954 का एक लेख पांचजन्य में दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था सच्चे लोकतंत्र के लिए भारत का पुनर्गठन जनपदीय आधार पर किया जाना चाहिए। और उस लेख में उन्होंने ये बताया है कि सरकारी योजनाओं का जो विकास होना चाहिए या जो प्रसार होना चाहिए वो जनपदीय आधार पर, मतलब जिला स्तर पर होना चाहिए। गांधी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, ये उसको जनपदीय व्यवस्था में ले जाकर दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरी व्यवस्था समझाई है कि किस प्रकार से आप जनपदीय आधार पर अगर भारत का पुनर्गठन करेंगे और इस पुनर्गठन से अगर भारत के उत्थान की योजना बनाएंगे तो भारत का जो पुनर्गठन इस योजना के तहत होगा वो उसको एक विकसित राष्ट्र की ओर लेकर जाएगा। और अपने उसी लेख में वो एकात्मता की बात भी करते हैं, और वो जब इसको समझाते हैं तो ये कहते हैं समझाते हुए कि जब संविधान बनाने लगे
तो हुआ ऐसा कि संविधान बनाने वालों ने राज्यों का सूत्र ध्यान में रखा, लेकिन भारत की जो एकात्म प्रवृत्ति थी, एकात्मकता की प्रवृत्ति थी, उसको ध्यान में नहीं दिया। वो इस बात के लिए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि आप भारत की एक नागरिकता देते हो, आप भारत की एक चुनाव आयोग है, न्याय व्यवस्था एक है, और इस प्रकार से आप सारी चीजों को करते हुए जब आप दूसरी व्यवस्था में जाते हो तो वहां पर एक संभ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हो। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ये कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, विविध संस्कृतियों का देश है, और ये सबसे बड़ा एक जो कहते हैं ना मिसकंसेप्शन है। भारत की संस्कृति एक है जहां भारत के लोग विविधता का उत्सव मनाते हैं। इस बात को समझाना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, और पंडित जी के विचारों को हम देखते हैं तो हमें मूल में यही सारी बिल्कुल ये नजर आती हैं। और इसी में वो एक बात और शिक्षा को लेकर भी कहते हैं संक्षेप में, जिस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा ने जनपदीय व्यवस्था को हमारे ध्वस्त किया। बिल्कुल वक्त लगभग खत्म हो गया। ओम जी उपाध्याय जी एक छोटा सा जवाब से चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज जिक्र किया कि 7 सूत्रों को लेकर, और वो 7 सूत्र जो एक तरीके से पूरा विस्तार देते हैं योजनाओं का, विचारों का, और किस प्रकार से उसको आत्मसात करने की जरूरत है। जी बेसिकली जो भी इस तरह के सूत्र प्रधानमंत्री जी देते हैं वो ऐसे मनीषियों के दर्शन से ही निकलते हैं। और सबसे बड़ा सूत्र जो आज जिस 25 सितंबर को जिस महामनीषी को हम याद कर रहे हैं, उनका जो एकात्मता का सूत्र है जिसका जिक्र अभी आनंद जी कर रहे थे, वो सबसे बड़ा सूत्र है कि हम खंड में बांट के ना देखें, हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एकात्मक के साथ देखें, और इसी तरीके से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी मानवता को एकात्मता के साथ देखें। जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने दिया वही वास्तव में हमारा मूल है, हमारी वैचारिकी का मूल है, उसके साथ हम आगे बढ़ें। बिल्कुल, और वही भारतीयता है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात होती। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम जी उपाध्याय जी आपका, आनंद विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।